मैं हूँ जाफरी और मैं हूँ हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू द शो। 13 जुलाई पिछले साल के बाद मुस्लिम लीग नून का एक पहला बड़ा पॉलिटिकल शो, एक पॉलिटिकल इवेंट जिस पे स्पेशल ट्रांसमिशंस भी चली। एक काफ़िला जो कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस जेल छोड़ने जा रहा था, मरीम नवाज़ साहिबा ने उसकी क़यादत की। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यह मरीम नवाज़ साहिबा की री लॉन्च होगी। सबको याद है ऑब्वियसली कि वोट को इज़्ज़त दो तहरीक में कितना उन्होंने नुमायाँ रोल अदा किया था। लेकिन अपने 13 जुलाई के अरेस्ट के बाद से हमने देखा कि इवन रिहाई के बाद उनका कोई खातिर खा सियासत में रोल नज़र नहीं आया। उन्होंने वालिद साहब की वकालत ट्विटर पे बारहा की, और लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि सियासी बयानात भी ट्विटर की हद तक उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो आगे उस रात वो जो एक शाम थी जो एक पॉलिटिकल इवेंट बन गई, उसका आइंदा की सियासत पे कोई असर है? क्या ये सियासत अपोजिशन की तरफ से एक नया रुख लेने जा रही है, या वो वन ऑफ इवेंट था? क्या वो सिर्फ पार्टी वर्कर्स को और पार्टी लीडरान को पैसिफाई करने के लिए किया गया था, या आगे आने वाली एक कैंपेन की एक कड़ी थी? इस पे आज हम बात शुरू करेंगे। उज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि PMI पंजाब से लीडर भी हैं और MPA हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और अहमद वलीद साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के समा के, हमारे अपने साथी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उज़मा साहिबा, आपसे शुरू करूँगा। पहले तो बताइए कि क्या मोटिवेशन और क्या इंटेंशन थी इस रीसेंट पॉलिटिकल इवेंट के पीछे? मकसद क्या था कि इसको काफ़िले की सूरत में वर्कर्स को बुला के जो है वो टेंट लगा के एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना है? तो क्यों बनाना है? क्योंकि आगे अब एक कैंपेन का आगाज़ है, मरीम नवाज़ साहिबा की री लॉन्च है, या फिर पार्टी के लीडरान और वर्कर्स को पैसिफाई करना था कि नहीं अभी भी हम में हरकत है, हम कुछ कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया हैदर। देखिए, मेरी गुजारिश पहले तो ये है कि लीडर जो है ना वो बार बार बनते हैं, ना बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियली, ना वो रीलॉन्च होते हैं या लॉन्च होते हैं। लीडर वो होता है जो लोगों के अंदर रहता है, लोग जो है उसको लीडर मानते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के पास अभी से पहले, आपको मालूम है, अब उनको नायब सदर का ओहदा दिया गया है पार्टी के अंदर। उनके पास कोई ओहदा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत काम किया है पार्टी के साथ। और कुछ लोग जो कहते हैं उन्होंने क्या काम किया, उनको शायद 99 का इरा भी याद नहीं रहता कि जब अपनी वालिदा के साथ जब मियाँ साहब जेल में थे, तब एक 9 उम्र सी लड़की ने उस वक़्त भी जमहूरियत के लिए और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े होने का अलमे जहाद बुलंद किया था। और इसलिए री लॉन्च की उसकी ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज शरीफ एक लीडर हैं। देखिए, ये बात समझे कि री लॉन्च से मेरा मतलब ये है कि मरीम साहिबा जो सियासी उमूर पे डायरेक्ट एंगेज नहीं कर रही थी पब्लिक के साथ, क्या वो बात बदलने जा रही है या नहीं? जी बिल्कुल बदलने जा रही है। मेरी हैदर, आपको याद होगा कि पहले भी जब लास्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आई थी, तब भी हमने ये बात की थी और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपनी वालिदा की रहलत की वजह से अभी बहुत कोई सियासी मूड में नहीं आ पा रही हैं, उनको अभी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और हमने देखा है कि अब वो माशाल्लाह पॉलिटिक्स के अंदर मुकम्मल फुल फ्लेज वो अपना रोल अदा करेंगी आने वाले दिनों में, पार्टी मीटिंग्स के ज़रिए भी। और अगर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मिल के किसी कैंपेन का आगाज़ करती हैं या किसी हुकूमत के जो अब दोनों चीज़ों में आपने एक डिस्क्लेमर दिया है। आप कह रही हैं कि अभी भी शायद वो पूरी तरह से जो है वो अफसोस से नहीं निकली है, लिहाजा आप कह रही हैं कि ये भी मुमकिन है कि उनका रोल अभी भी उस भरपूर तरीके से सामने नहीं आएगा जिस तरह हमने पहले देखा। अभी भी क्या हम इंतज़ार करें? नहीं जी, नहीं, मेरा ख्याल है मैं शायद समझा नहीं सकी। मैंने ये कहा, चलो ठीक है, तो आप कह रही हैं भरपूर तरह से अब वो सामने आने वाली वो मुकम्मल तौर पर फील्ड के अंदर बिल्कुल एक्टिव होंगी। वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पार्टी की मीटिंग्स के हवाले से हो या कोई भी पार्टी जो इवेंट करेगी या अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर अगर हम कोई कैंपेन जो है वो चलाएंगे तो उसमें अगर आपने इसमें फिर अगर का तो यानी अभी कैंपेन का कोई फैसला नहीं हुआ है कि बिजली की जब लोड शेडिंग और महंगाई ऊपर और IMF की शराइत, इन सारी चीज़ों के पीछे ईद के बाद कोई कैंपेन का अभी तक फैसला नहीं हुआ है? मैं
मैं इसलिए हैदर साहब नहीं कहना चाहती कि हमने बहुत कोशिश की। आपको याद है ये हुकूमत तो हमें पहले दिन से कंटेनर भी दे रही है और खाना भी दे रही है, और वो कह रहे हैं कि आप कंटेनर पर चढ़ जाएं, लेकिन हमने वो हरकतें नहीं की जो हमारे खिलाफ की जाती रही। इमरान खान साहब 4 साल सड़कों पर रहे, हमने उनके जलसे सजा के दिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और आज हमारे साथ ये हो रहा है कि हम बाहर निकलते हैं और हमारे पे FIRs जो है वो दर्ज करा दी जाती हैं। और अभी तक जो है वो 4 FIRs मुख्तलिफ वाक़यात की जो है इस पंजाब हुकूमत ने हमारे खिलाफ जो है वो दर्ज करवा दी हैं, जो खुद धरनों और एहतजाज की पैदावार है। वो एक कोई प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो भी देखना नहीं चाहते। सो हमने बहुत कोशिश की कि इस हुकूमत को कंधा दिया जाए और इनको एक्सपोज होने का पूरा मौका दिया जाए, और हुकूमत को ये जो तब्दीली का एक चूरन था और तब्दीली का एक जो शौक था, वो लोग ज़रा उसके साथ अच्छी तरह नबर्द आजमा हो जाए। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि टाइम आ गया है कि अब हमें लोगों की आवाज़ बनना पड़ेगा। अब मज़ीद इस हुकूमत को शायद हम कंधा ना दे पाएं। एक बार फिर से सामने आने के बाद आपकी पार्टी की जो एक हेजिंग पोजीशन है, जो शहबाज शरीफ साहब जिसके सरचश्मा है कि आधी बात करनी है या बात नहीं करनी, क्या इस अब ये पॉलिसी ख़िताम पजीर है, या मरीम नवाज़ साहिबा भी इसी नीयत के साथ सामने आई हैं कि वो जिस तरह पहले इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेती थी, इस दफ़ा कम अज़ कम बराह रास्त उस तरह उनको आड़े हाथों नहीं लेंगी, उनका टारगेट इमरान खान साहब तक और उनकी हुकूमत तक महदूद होगा? नहीं, देखिए मुइज़, मैं नहीं समझती कि ये जस्टिफाइड है, इसलिए कि हर बात का, हर चीज़ का एक मौका महल हुआ करता है। वोट को इज़्ज़त दो, बिल्कुल इलेक्शन से पहले मौका महल था, और हमें वोट को इज़्ज़त दिलाने के लिए वो कैंपेन करनी पड़ी, और हमें अल्लाह का शुक्र है हमें करोड़ों वोट मिले। और उसके बाद हमारी हुकूमत पे शब खून मारा गया जो बनती थी पंजाब के अंदर, तो खैर बड़ी आसानी से। अब हुकूमत जो सिलेक्टेड ही सही बन तो गई है, और इस सिलेक्टेड हुकूमत ने जिस तरह से जो इसकी 8-9 महीने की कारकर्दगी है, उसके ऊपर हम हाउस के अंदर भी और वैसे तो हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब वो मौका आ गया है। मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में एक ही पेज पे हैं, और हम जो है वो मिलकर जो भी काम करेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इतनी जद्दोजहद की क्यों थी? इवेंट होगा वो अगर ये सिमत का एक वापस से तयन नहीं है, अगर ये वही तमाम पॉलिसी का तसलसल है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का इतनी जद्दोजहद के बाद, ऑपोजिशन को यूनाइट करके चलने के बाद, आखिरकार शहबाज शरीफ साहब से क्यों वापस लेनी पड़ी? नहीं, लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब ही रह रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल, मैं अभी ये कहने वाली थी कि अभी तो खैर ये फैसला कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला था, और यही आप तनकीद ये भी किया करते थे कि ये सारे ओहदे अपने पास रखते हैं, ये किसी को कोई चीज़ देते नहीं हैं। हमने फैसला किया है, हमारी पार्टी का ये फैसला है, इसी की मुख्तलिफ चीज़ें आपने देखी, रीऑर्गेनाइजेशन हुई, जो हमारे ओहदे खाली थे उनको पुर किया गया, कई जगहों पर चेंजेस किए गए, और हम एक मुनज़्ज़म और भरपूर ऑपोजिशन करने के लिए धड़ेबंदियों की खबरों में कितनी सदाकत है उमा साहिबा? किस हवाले से? धड़ेबंदियों की खबरों में कि आपकी पार्टी कैंप्स में डिवाइडेड है, एक एस्टैब्लिशमेंट है। नहीं, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारे लीडर एक हैं जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और उनकी क़यादत में मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज और बाकी सारी पार्टी जो है वो एक ही लाइन है। वो इमरान खान साहब की पार्टी से भी ये सवाल करें तो वो भी यही जवाब देते हैं कि हमारा एक ही लीडर है। हम ये नहीं पूछ रहे आपका एक लीडर है या नहीं है, हम कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो अलग पोल्स की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। महमूद वाला मामला तो नहीं है जी नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हम कोई बकौल इमरान खान के जिंदा लाशें तो नहीं हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोग अपनी राय का इजहार किया करते हैं, और जो मौका होता है अपनी पार्टी के अंदर करते हैं। मुख्तलिफ राय नून में है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि 2 मुख्तलिफ राय हैं, और आई थिंक होनी भी चाहिए एक पार्टी में। आपका कहना ये कि अव्वल और आखिर फैसला लेकिन मियां नवाज शरीफ ही करेंगे कि क्या क्वेश्चन दो, ये तो सभी मतलब। बट देखें ना, एक फ़र्क है इख्तलाफ राय और के दड़ाबंदी हो। नहीं, लेकिन इख्तिलाफ राय अगर इतनी बुनियादी चीज़ पर, मेरे ख्याल से अहमद वलीद साहब, क्योंकि लाहौर ऑन द ग्राउंड ब्यूरो संभालते हैं, अहमद वलीद साहब, ये महज इख्तिलाफ राय डे टू डे चीज़ों की, आप पहले तो अव्वल सदाकत करें कि इस बात के पीछे कोई वज़न है भी या नहीं, और दूसरा ये इख्तिलाफ राय उमूमी तौर पर है या फिर बुनियादी तौर पर PML नून किस सिमत पे चलना चाहिए, किस सिमत पे उनको अपना सफ़र आगाज़ रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए, क्या इस हद तक की इख्तिलाफ़ात हैं? मेरा ख्याल है इसी के ऊपर हैं इख्तलाफात कि किस सिमत में चलना है। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मंजिल कुछ और है, नवाज शरीफ साहब की मंजिल कुछ और है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये पता है मंजिल क्या है कि वोट जो है, मंजिल क्या है ये बता दें।
मंजिल ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तरीके से रहा जाए, उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए, उनको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। तो नवाज शरीफ साहब अप्रोच डिफरेंट है, मंजिल तो सेम है ना, दोनों को पीएमएल नून को पावर में लाना। मंजिल तो इक़्तिदार की है जी, मंजिल तो इक़्तिदार की है पार्टी को, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या पार्टी ये डिसाइड करेगी कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो इक़्तिदार की तरफ ला सकता है या शहबाज शरीफ का बयानिया। क्या वोट बैंक जो है, जी सर जी, वोट बैंक जो है वो किस तरह से आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या नवाज शरीफ के बयानिया अट्रैक्ट कर सकता है या शहबाज शरीफ का? लेकिन पार्टी में बड़ी जो राय है, बड़े क़यादत जो है उनकी ज़्यादातर की राय यही है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है या नवाज शरीफ का जो स्टाइल है उससे हमें वोट बैंक ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी कि हम इस तरह से वोट जो है वो ज़्यादा लेते हैं। दूसरी जो बात हुई इस पर कि जी मरियम जो हैं वो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की है, क्या ये अच्छा होता कि वो इलेक्शन होते पार्टी के अंदर तब जाके ये सारे ओहदे मिलते, लेकिन तरीक़ाकार तो वही है जो बाकी पार्टियों का है, पीटीआई का भी ऐसे ही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ऐसे ही है। तो पीएमएल-एन जो है वो भी उसी तरह से जो नॉमिनेशंस होती है उहदों की, वो उसी तरह से नॉमिनेशन कर रही है और इसी तरह से पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है और सेंटर जो ऑफ पावर है वो नवाज शरीफ की तरफ है। उन्होंने ये थोड़ा अरसा तक ये तासुर दिया था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी को सारे मामलात को हैंडल करेंगे और कुछ मामलात ऐसे भी थे जो इख्तलाफ भी था कि वो शहबाज शरीफ फेलियर और अब बड़ा सिम्त जो है वो साफ है और क्लियर है। देखें, दो चीज़ें हैं अहमद साहब, आप बताएं। मेरे ख्याल से दो चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रख के ये फैसला हुआ होगा कि शहबाज शरीफ साहब के थ्रू ये पार्टी अब नहीं चल सकती। एक तो ये सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कहीं भी ये तासर पीएमएल नून के वोटर को मिला कि नवाज शरीफ को किसी भी तरह सोनिया गांधी बना के या किसी भी तरह से जो है वो एक्सक्लूड किया जा रहा है तो वो छोड़ देगा पीएमएल नून। दूसरी बात क्लियर है कि ठीक है, इक़्तिदार का वसूल एक हदफ है और इक़्तिदार का वसूल अगर शहबाज शरीफ के थ्रू डील से नहीं होता तो आवाम से होना है, फिर सरचश्मा आवाम है और आवाम में तो नवाज शरीफ हैं, शायद कल मरियम नवाज़ हैं। शहबाज शरीफ उस तरह से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का ये ज़रूर है कि देखें, सिर्फ नैरेटिव से नहीं वोट मिलते, काम भी करना पड़ता है। काम भरपूर उन्होंने किया है, अच्छा काम किया है, सप्लीमेंट किया है मियाँ साहब को, लेकिन नैरेटिव मियाँ साहब का ही है। एग्री करेंगे आप? जी बिल्कुल नैरेटिव जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ जो हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़ी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। फॉलोअर नहीं होंगे अच्छे? जी बिल्कुल। खाकान अब्बासी शायद ज़्यादा अच्छे फॉलोअर हो सियासी तौर पे। शहबाज शरीफ मैं नहीं मानता, मोहित से मेरा इस पर इख्तलाफ रहता है। मैं मानने को नहीं तैयार कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को धोखा दे सकता है, मैं नहीं मानता। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बात होगी नहीं। मतलब आपका एक तासुर रहा है कि दो बड़ा इख्तलाफ है जैसे भाइयों में। मेरे ख्याल से भाई वो 1.5 साल का फर्क है दोनों में। एक सेकंड, उज़मा साहिबा 1.5 साल का फ़र्क है बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब से, लेकिन उन्हें कोई साथ देख ले तो लगता है कि 15 साल का फ़र्क है। इतना हायरार्कियल, मतलब बड़ा क्लियर है कि लीडर कौन है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पहले ये जो आपने अभी जो चंद बातें की शहबाज शरीफ साहब के बारे में, मैं उससे एग्री नहीं करती और मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ भी नैरेटिव जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की जो है वो उसी से लेते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ का कभी नैरेटिव अलहदा नहीं हो सकता और अब भी जो नैरेटिव बनेगा या बनने जा रहा है नैरेटिव तो अलहदा था ना, ये ना डिनाई करें। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक मिनट हैदर, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़े अरसे से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। वो दोनों जो हैं वो भाई एक दूसरे से नाराज हो गए हैं, वो अलहदा हो गए हैं। एक दफा तो ये भी कहा पता नहीं पार्टी टूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोगों की ख्वाहिश ही रह सकती है। ये मियाँ शहबाज शरीफ का लीडर भी मियाँ नवाज शरीफ है और हमारी पार्टी के अंदर जो है वो एक ही नैरेटिव है। कैसे कह रही है नहीं था जी, कोई मैं नहीं कह रहा पार्टी तोड़ना छोड़े, मैं कह रहा हूं लड़ाई नहीं है। तो मुत्तफिक है ना मैडम, कम से कम मैं और हैदर साहब इस बात पे मुत्तफिक है कि आप लोग शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी वो वाली लाइन नहीं ली जो नवाज शरीफ साहब ले रहे थे। उनकी नियत और इरादा ये था कि जी ये मना मनू के पीएमएलक्यू स्टाइल में बस पावर में आ जाओ, पहुंच ही जाएंगे कहीं, पावर में आ जाओ बस। मैं एक गुजारिश कर दूं कि आपने अगर हमारा जो मैनिफेस्टो भी था और हमारा जो स्लोगन था आपने वो देखा हो कि हमने वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, हमने ये दोनों बातें की थी और इसके अंदर दोनों चीज़ें जो है वो जो आप कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत डिलीवर किया है 10 साल में,
उन्होंने पंजाब में अगर वोट बैंक को हमारे स्ट्रेंथन किया है तो उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो काबिलियत है या उनकी जो खिदमत है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन दोनों को अलग-अलग देखना छोड़ दें, ये एक ही चीज है और इनकी नैरेटिव भी एक ही होता है, लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, आप ये बताएं उस्मा साहिबा, कोई किसी और तरह से बोल रहा है, कोई और तरह से बोल रहा है, लेकिन बात एक ही है। मुझे बताएं, आइंदा आने वाले वक्त में अगर बिलफर्ज मियाँ साहब को 100 साल और जिंदगी हो, लेकिन अगर मियाँ साहब के बाद कोई लीडर खुद वो छोड़ दें लट से आज, तो अगला लीडर मरियम नवाज हैं या शहबाज शरीफ? क्योंकि ये पार्टी अगर मरियम नवाज के थ्रू चलेगी तो मुख्तलिफ चलेगी और मियाँ साहब की तरह ज़्यादा चलेगी। शहबाज शरीफ साहब के थ्रू चलेगी तो वो PMLQ और PML नून का फ़र्क भूल जाएगी एक दिन। जी नहीं, ये आपकी राय है, मैं आपकी राय को तो वो नहीं कह सकती, लेकिन हमारे इस वक्त सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नायब सदर हैं, और वक्त आने पे क्या होगा, कौन कहाँ होगा, इसका फैसला तो खुदा ताला की ज़ात कर सकती है। मुझे तो पेशगोइयाँ करने का शौक़ नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर कह दूँ कि मरियम नवाज शरीफ एक लीडर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, और आज भी सियासत का महवर नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। उनको इस तरह से अगर कोई समझता है कि उनकी सियासत खत्म कर लेगा या वो सियासत से आउट हो जाएंगे, ये कह रहा था तो आपको अच्छा नहीं लगा, ये शौक पूरा करके देख लें। नहीं मैंने, लेकिन आप जो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अलहदा है, मरियम नवाज अलहदा है, मैं उसको निगेट कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में उन दोनों की सियासत एक यकसा है? भाई नैरेटिव तो है अलहदा, कैसे बहरहाल चले। जी आपके ख्याल में उन दोनों की सियासत मैंने पहले कहा कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले जब मरियम नवाज साहिबा दो टोक तरीके से वोट को इज्जत दो कह रही थी और शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि देखो मैंने 4 रोडें बनाई, 6 अंडरपास बनाए, 4 ओवरपास बनाए, वो एक ही नैरेटिव था। जी बिल्कुल एक ही नैरेटिव था, जैसे मैंने पहले कहा। हम दोनों साथ चलना जरूरी है जो है वो आवाम के बीच में भी गए थे, वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, दोनों हमारे स्लोगन थे। और अब भी इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ की करिस्मेटिक पर्सनालिटी और शहबाज शरीफ साहब की सदारत जो है उसी में हम आगे बढ़े। एक और चीज पे इख्तलाफ करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज का बहुत कलीदी रोल है आइंदा की सियासत में। वो एक कंस्टिट्यूएंसी के सियासतदान है, लीडर नहीं है। वो मरियम नवाज की लीडरशिप में नीचे चलेंगे, लेकिन हमजा शहबाज को आप राइट ऑफ नहीं करें। वो बहुत बड़े कलीदी किरदार है उनका, लेकिन अंडर मरियम नवाज। सही है अहमद साहब, एक तो अव्वल ये बताएं ये कोई एक मेजर रिकन्सिलिएशन थी विजुअल के हमजा शहबाज साहब गाड़ी चला रहे थे और मरियम नवाज साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी, और दूसरा ये बताएं सर हमजा शहबाज साहब की इफेक्टिवनेस एज अ कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन, जो कि वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। लाहौर की पॉलिटिक्स उन्होंने मैनेज की है पिछले 10 साल। आई थिंक बड़े इफेक्टिव सियासतदान है इस तरह से। देखें, पहले तो ये एक तासुर देना था, ऑब्वियसली ये सारा जो जेल तक के मनाजिर थे, जो रैलीज़ और कैंप्स जो लगाए गए थे, उसका इम्प्रेशन वर्कर्स तक मैसेज देना था कि पार्टी जो है वो मुतहरिक है, और ताकि वर्कर्स को मुतहरिक किया जाए। तो ये एक अच्छा उन्होंने इम्प्रेशन दिया कि हमजा शहबाज जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे, और उससे एक मैसेज भी गया, और उनके जो सपोर्टर है उसकी बेस में भी ये मैसेज गया कि ये कोई ऐसे बड़े इख्तलाफात नहीं हैं, दोनों देखें बैठ के जा रहे हैं। दूसरा ये कि हमजा शहबाज जो हैं वो ऑब्वियसली वो मैनेज करते हैं चीज़ें। लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उनका जो वोटर है उनके साथ एक रब्ता है, उनके जो धड़ेबाजी है उसमें रब्ता है, तो इस तरह से वो पूरा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इतने सालों की मेहनत के बावजूद वो अभी तक बड़े लीडर की तौर पर नहीं उमड़ सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो ये फील करती है कि मरियम को लॉन्च या री-लॉन्च किया जाए, जैसे बिलावल जो है पाकिस्तान वो तो ऑब्वियसली कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन अच्छे हैं, लीडर नहीं है। वो एक अलग बात। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो इस चीज़ में बड़ा जी। अच्छा, वैसे ही वो गाड़ी में सिवाय शरीफ लोगों के कोई और नहीं हो सकता था कि खाकान अब्बासी गाड़ी चला लेते? नहीं, किसी और को मौका नहीं मिल सकता उस गाड़ी में। रशीद साहब मौजूद थे जी, पर वही उनको शराफत का दर्जा जरूर मिला है। वैसे ये भी आपका नहीं, अब आप उस पे रहिए ना, शरीफ खानदान के अलावा एक मिक्सिंग मैच किया है। खाकान अब्बासी क्यों नहीं थे, मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं थे, मुसद्दक मलिक क्यों नहीं थे? फिर हो गया गाड़ी में इतनी जगह होती है। मैं एक बात खाकान अब्बासी का तो है बिल्कुल स्टेटस वो हो सकते थे। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि इसमें इसलिए आपको हमजा साहब को इस तरह से देखने की ज़रूरत पड़ रही है। मियाँ साहब, अब आपको मालूम है कि
जब तक ये फैसले रिवर्ट नहीं होते वो पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह से उनका ज़ाहिर है ओहदा उनके पास नहीं है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनकी जानशीन के तौर पर देखा जा रहा है। हमजा शहबाज शरीफ साहब भी हमारे नायब सदर हैं, उनका पंजाब की पॉलिटिक्स पे बहुत ग्रिप है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं और उनकी सरबराही में पंजाब में हम एक बड़ी स्टीयरिंग व्हील पे भी बड़ा अच्छा ग्रिप, और हर एक का पार्टी में अपना अपना रोल होता है हैदर साहब, और कुछ लोग फ्रंट पे आके तकरीर करके रोल करते हैं, कुछ लोग जो है वो बैक पे रह के जो है चीजें मैनेज करके रोल अदा करते हैं। तो हर रोल को बड़ा अहम समझता हूं। मैंने इस पार्टी में शरीफ खानदान का होना मरियम साहिबा विल बी वेल एडवाइज्ड कि वो हमजा को साथ लेके चले। मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि ये टीम बनने जा रही है, वो हमेशा साथ लेके चलती हैं। इस पार्टी में शरीफ खानदान का होना कितना अहम है, हमेशा देखा है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी अ मेंबर ऑफ द नवाज शरीफ फैमिली? चले आप कंप्लीट देखिए, कर सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बिल्कुल एक फैक्टर है, और ये सिर्फ फैमिली का होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि मरियम नवाज शरीफ को लोग लीडर तस्लीम करते हैं, मैं मरियम साहबा की साथ नवाज शरीफ लगा हुआ है, ये एडिशनल बेनिफिट है। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा था। पहली दफा नेशनल असेंबली में रोल प्ले करने आए, उनसे कहीं बेहतर ऑपोजिशन कैंडिडेट्स उन्हीं की अपनी पार्टी में मौजूद, शायद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, बहुत सारे लोगों के मुताबिक और भी राना तनवीर है, राना सनाउल्लाह है, बहुत सारे ऐसे सरे फहरिस्त लोग खड़े हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जिनकी ऑपोजिशन बेहतर है। राना सनाउल्लाह आपको शहबाज शरीफ से बड़े, जिनकी ऑपोजिशन एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं तो एक पूल ऑफर कर रहा हूँ ना, तो ये शहबाज शरीफ ही क्यों वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने? तो आप सही कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी ठीक है, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक का वो स्टेटस नहीं है। ये आपकी राय है, मतलब मैं सिर्फ ऑपोजिशन करने की हद तक ये आपकी राय है और मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत मौसर अपोजिशन लीडर है, पार्लियामेंट लीडर अब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शाहिद खाकान वासी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हर एक का अपना आपके 16 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, समझ में आ रहा कि माइनस शहबाज शरीफ क्यों करना चाहते हैं? 16 वाइस प्रेसिडेंट क्यों हैं? सीनियर नहीं है, सीनियर 16 नहीं है, सीनियर एक ही है खाकान अब्बासी। आपके इतने सारे वाइस प्रेसिडेंट क्यों हैं? क्योंकि हमने चारों सूबों को नुमाइंदगी देनी है, और हम समझते हैं कि जितनी बड़ी पार्टी है उतनी बड़ा लोड ऑफ जो वर्क है उसको डिवाइड करना होता है। ये हमारी पार्टी का फैसला है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज होना चाहिए, और कानून के तहत कोई इस पे कदगन भी नहीं है। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब भी आपके वाइस प्रेसिडेंट है मैडम? सिंध के, आई थिंक सिंध के जी, सिंध के जनरल सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है, मेरी इतलात के मुताबिक। अच्छा चलें, कुछ इधर भी देखा आपने, शुक्रिया। अच्छा जी अहमद वलीद साहब, ये जो रिस्पांस थी मरियम नवाज साहिबा की इस कॉल की, हमने उसको एट द टाइम तो कवर कर रहे थे, कोई फॉलो अप नहीं की, तो वो आप दे दें सर। जितने लोग थे, कितने एक्सपेक्टेड थे, रमज़ान का पहला दूसरा दिन होना मद्देनज़र रखते हुए किस तरह का जोश था? ये जो एक प्रोसेशन के तौर पे कोट लखपत जेल गए, हाउ डिड यू सी इट? बड़ा अच्छा शो उन्होंने किया है, और ऑब्वियसली ये जो मेन जगह थी जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि मरियम नवाज़ जो है वहाँ पे ख़िताब करेंगी, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे, और मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर ख़िताब नहीं भी हुआ लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो उन्होंने क्रिएट कर दिया। एक जो मुतहरिक करना था अपने सपोर्टर को, वो उन्होंने काम कर दिया। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी था, क्योंकि दूसरी तरफ अगर वो ख़िताब करती, कोई मेरा ख्याल है उनको कोई लीगल एडवाइज़र्स ने मना किया होगा या उनकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगा। ये सवाल फिर उस्मा साहिबा से कर लें, ख़िताब क्यों नहीं हुआ? क्या लोगों को बुलाने के लिए ये बात फैलाई गई थी सर? मतलब देखे ना, लोग तो बहुत ज़्यादा इस वजह से आए थे कि मरियम साहिबा ख़िताब करेंगी, और बहुत लोग ऐसे नहीं है। अगर आपको वो क्लिप्स आपने देखे हो जहां पर हमने प्रोग्राम बनाया था और जहां स्टेज जो है बनाया गया था कि यहाँ पर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खिताब करेंगी, वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे हैदर, और गाड़ी जो है वो चल नहीं रही थी। वो मजमे की वजह से वो ऐसे लग रहा था जैसे पानी में तैर रही है, तो मुमकिन नहीं था माइक का उन तक पहुंचना या वहां तकरीर उस तरह से होना। इसीलिए बाद में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गाड़ी के अंदर से मियां नवाज शरीफ साहब का एक रिकॉर्डेड पैगाम जो है गाड़ी के अंदर से जो है वो रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाया। उस्मा साहब मुझे ये बताएं कि ये दिन कब आएगा? ये दिन कब आएगा? क्योंकि रश बहुत था। अगले दिन क्यों नहीं की तकरीर? अगले दिन क्यों नहीं करी तकरीर?
नहीं, अगले दिन तो नहीं होनी थी ना, मतलब नहीं प्रोसेशन का नहीं था मैडम, लेकिन एक तकरीर मिस कर दी, एक बयानिया देना था, अगले दिन क्यों नहीं दे दिया? माजरत करते हुए क्यों नहीं दे दिया कि सॉरी मैंने कल बात नहीं की? तो कहाँ किसको तकरीर करती हैं अगले दिन? वीडियो मैसेज जो दिया था नवाज शरीफ वाला, उस तरह का वीडियो मैसेज ट्विटर पे छोड़ देते हैं। वीडियो मैसेज से नहीं होता। शिकार है, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश आई थिंक ये अहमद अली साहब वांट टू समथिंग। जी मैडम, ये रमजान वाला इशू नहीं है, रमजान में निकले थे ना। अगर आप मुझे अलाउ कीजिए, जी जी जी, एक लाइन ऐड करने की इजाजत दीजिए, थोड़ा सा रमजान गुजार लीजिए, उसके बाद आपको मरीम नवाज शरीफ साहिबा की लातादाद तकरीरें सुननी है और उन तकरीरें जो है वो सुनने के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अहमद अली साहब कुछ कह रहे हैं, आप कह रही हैं पीएमएल नून की डबल ईद आने वाली है। मैं ये कह रहा था कोई मसलहत है इस टाइम पे कि पीएमएलएन चाह रही है कि अभी जो जिस तरह के हालात मारूजी हैं उनके मुताबिक चला जाए, कोई मसलहत है उसमें, उसके तौर पर पार्टी को जो है उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन किया जाए कि कब तकरीर शुरू करनी है, कब प्रोटेस्ट शुरू करने हैं। तो अभी फ़िलहाल तो पार्टी को ये ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि जो हुकूमत की कारकर्दगी चल रही है उसमें पंजाब की जो इनकी बेस है वो बिल्कुल नहीं हिल पा रही। ऑब्वियसली वो काफ़ी सालों बाद जब पाकिस्तान पहुँचे तो उस वक्त भी उन्हें जब काफ़ी अच्छी तादाद में वोट मिले तो उससे अब वो ज़्यादा पीएमएल नून को इमरान खान की एक तरफ ऑपोजिशन जहाँ है वहाँ पे एक बहुत बड़े क्रिकेटर जो है उसका साथ मिल गया पीएमएल नून को, वसीम अकरम प्लस का बड़ा फायदा हो रहा है उस्मा साहब आपकी पार्टी को। बिल्कुल इमरान खान अगर खिलाफ है तो वसीम अकरम प्लस आपके हक में आ गया है, आपके फायदे में आ गया। बिल्कुल, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम अगर नहीं भी बोलेंगे, हम इसका फायदा नहीं भी उठाएंगे तो पार्टी तो हमारी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी बहुत दूर है, तो इसलिए हम जो है अगर खामोश भी रहें फिलहाल तो हमारा काम चलता रहेगा। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जब हाजिर होंगे तो के हवाले से बात करेंगे। आखिरकार एक तवील मुद्दत कॉन्वर्जेशन और डिस्कशन नेगोशिएशंस के बाद असद उमर साहब के फाइनेंस मिनिस्ट्री जाने के बाद हम एक नहज पर पहुँचे हैं जहाँ पाकिस्तान ने तकरीबन सारी शराइत मान तो ली हैं, लेकिन IMF ने फिर भी कुछ और सवाल उठाए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। मईशत के हवाले से इस हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डगमग सी सामने आई है। एक हीरो फाइनेंस के विज़र्ड लगाए थे, फिर उनको अस खुद 8 माह बाद हटा दिया। जो उनके साथ स्पेशल एडवाइज़र फाइनेंस पे लगाए थे वो अब सबसे बड़े तनकीद करने वाले सामने आ रहे हैं, जनाब फ़रूख सलीम साहब ऑफ डूबियस क्रेडेंशियल्स या ऑफ क्रेडेंशियल्स, जिनको फवाद साहब ने उनके क्रेडेंशियल्स पे सवाल कुछ इस तरह उठाया था जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जो कि अब वो भी नहीं है, कि ये मामले खुसूसी नहीं है। हालांकि वो बेचारे मामले खुसूसी बन के आके हुकूमत को डिफेंड करते थे। उसके बाद से वो हुकूमत के मुख्तलिफ उनके अब ओपिनियंस हैं। लेकिन इस सब कुछ का नतीजा ये है कि IMF से रिटर्न चंद ब्यूरोक्रेट्स, माहिनाज ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक को चलाने के लिए और पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए वापस आए हैं। पहला सवाल आप ही इसका जवाब दे सकते हैं, आप भी, कि पहला सवाल तो ये बनता है कि 8 माह बाद ये पूरी इकोनॉमिक टीम ओवरहॉल क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि असद उमर साहब जीनियस हैं, जादूगर हैं और उनको सब कुछ आता है, और पहले 3 महीनों में आया हो गया कि जादूगर नहीं है, अगले 3 महीने में अच्छा, मैं भी पूरी ज़िंदगी यही इसी खुशफहमी में रहा हूँ कि कद से जांचा जाता है अकल को, लेकिन आई थिंक असद उमर साहब ने एक बहुत ब्रेव पोजीशन ली थी, एंटी अमेरिका, एंटी इंपीरियलिस्ट। उन्होंने BBC पे जाके भी फिर वुड इट बी फेयर टू से कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं दे weren't comfortable dealing with him? नहीं, मेरे ख्याल में उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं थी। देखें, हफीज शेख साहब इमरान खान साहब से मिले नहीं थे फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले। आप हमारी अशद ज़रूरत की इंतहा देखें कि एक आदमी जो कि बस उन कॉरिडोर्स में रह चुका था। हमारा ये फेज जो मईशत का है वो इतना डिपेंडेंट है इंटरनेशनल डोनर्स और इंटरनेशनल मतलब ममालिक से और उनके पैसे से, कि अगर आपके ताल्लुकात या वो आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते, जो असद उमर पे नहीं रखते थे, वो जाके नेशनलिस्टिक बातें, एंटी अमेरिका बातें कर रहे थे, जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी ममालिक को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ये नहीं कर रहे थे, वो एंटी IMF बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि चाइना हमें कुछ दे देगा, हमें ये अरबी ममालिक कुछ दे देंगे। और हमने देखा ये कि प्रॉबली वहाँ से शिकायत आई होगी, खान साहब ने रेजिस्ट किया होगा, लेकिन इस बावजूद उन्हें समझना पड़ा होगा कि इस वक्त हमें पैसा चाहिए। सही है, और पैसा असद उमर नहीं ला पा रहे। उस पैसे चाहने की हद ये है, उस्मा बुखारी साहिबा, अगर आप बिलुमूम अगर कमेंट करना कि हम मईशत को चलाने के बेहतर तरीके जो हैं वो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब से याद दिलवा रहे हैं सबको। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है, और इमरान खान साहब को एक्चुअली जो हम पहले भी बात कर रहे थे
कि जो उन्होंने बोया है उनके काटने का टाइम आ गया है। और उन्होंने पोस्टर बॉय थे, आपको मालूम है, असद उमर साहब उनके, और चंद दिन पहले तक तो उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, कैबिनेट में डेस्क बजवा रहे थे कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी है और बड़ा जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और अब एक्सेप्ट कर रहे हैं हमसे गलतियाँ हुई। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो हमने एडवेंचर भुगता है असद उमर साहब का, जो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आज पाकिस्तान की कौम जो है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे जाके जो है वो बर्दाश्त कर रही है, वो आम जो अशियाए खुदो नोश हैं उससे भी बेजार हैं। और अभी तो IMF का पैकेज कहते हैं सब आपकी गलती है, अभी साइन होना है, सब तो ये आपके लिए वे लोन्स की गलती है, सब आपकी डॉलर मैनेजमेंट की गलती है, सब डायरोनॉमिक्स की गलती है। आपने डॉलर होल्ड करके रखा, आपने कर्जे लिए, आपने कर्जों पे कर्जे लिए। अहमद वलीद साहब, आप जरा अगर प्लीज कमेंट करें, कल हमारे शो पे शहबाज गिल साहब आए थे और उन्होंने PML नून की सूबाई सतह के ऊपर अव्वल तो बोरोइंग की सख्त तनकीद की कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लिए, दोयम उन्होंने ये कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स पे वो पैसे लगाए वो प्रोजेक्ट्स गैर ज़रूरी थे, वो कंपेटिटिव प्रोसेस से उन्होंने फैसला नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट होना भी चाहिए या नहीं, और सोयम उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मॉनेटरी बैलेंसिंग थी वो भी शहबाज शरीफ साहब ने उसके अंदर भी खुर्द-बुर्द की है। आप किस तरह देख रहे हैं? मैं भी इस पे जवाब देना चाहूँगी। जी मैडम। देखें, ऑब्वियसली जो भी हुकूमत या अपोजिशन होती है वो जो भी पॉलिसीज़ ले रही होती है, जो उस वक्त की हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ वो चलती है। ऑब्वियसली बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ तो थी कि बोरोइंग तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये कि प्रोजेक्ट्स तो लगे, काम तो चल रहा था, एफिशिएंसी थी। उसके बावजूद के मतलब पूरे आप मुल्क में देख लें कि लोग इसकी तारीफ़ करते हैं पंजाब हुकूमत की कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा था। ऑब्वियसली फिर मिस मैनेजमेंट भी होती है, कंपनीज़ भी काफ़ी सारी थी 56 के करीब, उन 56 कंपनीज़ में भी काफ़ी सारे मसाइल भी आए, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं उसी कंपनीज़ के बड़ी तनकीद होती है, उस्मा साहब अब इसका जवाब दें। हाँ वही कि देखें, जहाँ 90,000 या 96,000 रुपए लाहौर में लगते थे, वहाँ 2400 रुपए राजनपुर जैसी जगह तो लाहौर तो अच्छा लगेगा ना सर, बड़ी तरक्की लगेगा, बड़ी तरक्की होते हुए नजर आएगी। ये गलत फिगर्स हैं, 104,000 है एक्चुअली, ये गलत फिगर्स हैं और मैं इसको कंटेस्ट कर रही हूँ। हमारी हुकूमत में जो जनूबी पंजाब जो है, जो सूबा की अब ये बात करते हैं, अभी तो उनको सूबा बना के देना चाहिए, उन्होंने वादा किया था सूबा बनाएंगे, अब ये सेक्रेटेरिएट पर उधर फिर रहे हैं। 32%, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहती हूँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 32% उसकी आबादी है पंजाब की आबादी का, हमने उसको 34% से शुरू किया और 36% हमारे टोटल बजट का जो पोर्शन है वो जनूबी पंजाब को जाता था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जिसमें अस्पताल शामिल हैं, जिसमें बाकी चीज वो मैं बता सकती हूँ और कोट कर सकती हूँ। ये एक मैं आपको रिपोर्ट जो है, मैं एक मिनट, बड़ी सीरियस है ये तो, फिर ये स्टैटिस्टिक्स को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करते सिचुएशन। चलो जी, आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सूबे और सूबों के अंदर सूबों की बॉर्डर्स में तरमीम जो हैं उसके ऊपर बुनियादी तौर पे वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी हम दो कंट्रास्टिंग पोजीशंस देखते हैं। एक तो सूबा पंजाब है जहाँ पे जो PML नून एक जमात है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, 2 दहाइयों से ज़्यादा से है, वो जमात अलल-ऐलान हर इलेक्शन से पहले ये कहती है कि हम पंजाब से और सूबे बनाएंगे इंतज़ामी बुनियादों पर, क्योंकि बहुत बड़ा है पंजाब, लिहाजा हम एक नहीं बल्कि 2 सूबे बनाएंगे। जवाब में पीपल्स पार्टी कहती है 2 नहीं जी 3 सूबे होने चाहिए, साउथ पंजाब अलग होना चाहिए, मुल्तान रीजन और बहावलपुर रीजन की एक अलग कंस्टिट्यूंसी होनी, एक अलग प्रोविंस होनी चाहिए। इस सब कुछ के पीछे उनकी नीयत जो है शायद उनके अपने पावर बेसिस होती हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि मुल्तान की टेरिटरी के अंदर से एक और स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस उनको मिल जाएगा। पंजाब के अंदर PML नून शायद समझती है कि 2 बन जाए या 3 बन जाए, तीनों के अंदर हमारी हुक्मरानी होगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी, सेनेट के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। जो भी नीयत हो इस सब कुछ के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़ बतदरीज सामने आते हुए अलल-ऐलान फरमाती हैं कि इस सूबे को छोटा होना चाहिए, इस सूबे के हिस्से होने चाहिए। अब इससे बरक्स पोजीशन है सूबा सिंध की, जो कि सूबा पंजाब के बड़े होने के बावजूद सूबा पंजाब से ज़्यादा बुरा गवर्नड है, जो कि सूबा पंजाब से ज़्यादा छोटे होने के बावजूद रिप्रेजेंटेटिव उतना नहीं है जितना सूबा पंजाब है, जो कि सारी उन खामियों से अफेक्टेड है जो पंजाब के अंदर हाईलाइट की जाती हैं जिस वजह से पंजाब को छोटा होना चाहिए। लेकिन जब सूबा सिंध को छोटे करने की या इंतज़ामी बुनियादों पे उसकी ढांचे को तब्दील करने की या उसके अंदर बेहतरी लाने की बात की जाती है तो एक बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। वहीद साहब,
उन्हीं पार्टीज़ की तरफ से जो पार्टीज़ चैम्पियन करती हैं इस कॉज को वफाक के और सूबों के हवाले से। पहले मैं आपको ये लेटेस्ट चिंगारी दिखाता हूँ। MQM को बड़ा शौक़ है, हर चंद साल ये लगाती रहती है, लेकिन इस दफ़ा वफाक के रिप्रेजेंटेटिव इन सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब ने इस सब्जेक्ट को छेड़ा है इस तरह। ये एक बिल्कुल रीज़नेबल बात की इमरान इस्माइल साहब ने, और इसको सब सराह रहे होते। लेकिन ये गवर्नर सिंध की हैसियत में की। एक सेकंड, इसको सब सराह रहे होते अगर गवर्नर सिंध साहब ने अपनी ज़ाती राय में यही बात मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में और सूबों की तंजीमी बुनियादों पर, इंतज़ामी बुनियादों पर ज़रूरत है और सूबा पंजाब में भी है, अगर वो कह देते तो ये न्यूज़ भी नहीं होती। सिर्फ इसलिए उन्होंने सिंध का हवाला देते हुए आगे बढ़े, हालांकि वो वफाक के नुमाइंदा सिंध में है और इसको एक सियासी स्टेटमेंट समझा जा सकता है और ये बिफिटिंग हिज पोजीशन शायद नहीं है, ये सारी और बातें हैं। लेकिन इसकी रिस्पॉन्स आप देखें सईद गनी साहब से, जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नर साहब को सिंध की तकसीम की बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गलत बात कही, और ऐसे जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर अगर उस तरह की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले उन्हें अपने आप को उस ओहदे से अलग करना चाहिए। इस्तीफा भी दे सकते हैं, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो वफाकी हुकूमत को हटा देना चाहिए। आपने सिंध की तकसीम की बात कर दी, ये तो आपके ओहदे को ज़ेब नहीं देता, आप अपने ओहदे से हट जाएं। बुनियादी ये है कि सिंध को क्योंकि लसानी अर्बन रूरल की बुनियादों पे, लसानी बुनियादों पे क्योंकि सिंध बटा रहा है, तो उसकी सियासत भी इसी तरह बटी रही है। तो सिंध को जो है दो सूबे होने का मतलब ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कह रही है जैसे जहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे अपना सूबा मिल जाए और आप क्योंकि पूरे में बड़े हैं तो आपका कट जाए, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। तो पंजाब में वो एथनिक इशू भी एब्सेंट है इसमें, और पंजाब में वो पॉलिटिकल डिवाइड भी एब्सेंट है, क्योंकि जनूबी पंजाब PML नून भी वहाँ की जो है ख्वाहिशमंद है वहाँ पे सीटें उठाने की, PPP भी है और PTI भी है। जबकि यहाँ पे जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का बन जाने से एक फायदा दोहरा मेयार जरूर है, बट दोहरे मेयार की मैं बात कर रहा हूँ, वजह ये है नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के जनूबी हिस्से को, खासतौर पे बहावलपुर वाले प्रोविंस को इसलिए देखती है इसलिए कि उनको लगता है वहाँ चांस है, उनका गेन है, यहाँ उनका लॉस है। नहीं तो ये फिर इंतजामी बुनियादों को आप फिर प्रिंसिपली चैंपियन ना करें। अच्छा, PTI ने और ये हम बल्कि सबसे डिसअपॉइंटिंग अगर मैं दिखा दूं, सबसे डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए PML नून की पोजीशन और उसकी वजह है क्योंकि अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हिपोक्रिटिकल है जो उन्होंने बात। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, दो मुतालबे हैं ये गवर्नर सिंध के हवाले से। एक मुतालबा ये है कि अब उन्होंने हक जो है उनका ख़त्म हो चुका है, वो खो चुके हैं ये बात करके कि जिस सूबे में वो वफाक को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे वहाँ पे उन्होंने उस सिंध की तकसीम की चूँकि उसकी सूबे की बात की है, लिहाजा अब वो यानी कि ये हक नहीं है उनका कि वो उस कुर्सी पे बैठें जिस कुर्सी पे उन्हें बिठाया गया। लिहाजा वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सख्त नोटिस लेना चाहिए। नोटिस तो बात की बात है, पहले उन्हें बरतरफ करना चाहिए, इस्तीफे की भी ज़रूरत नहीं, उनको बरतरफ करके उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए कि ये उन्होंने किया कैसे है। अब जहाँ तक मुझे याद है PML नून ने हमेशा ये कहा है कि आप जनूबी पंजाब की बात ना करें, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे सूबों की तकसीम की बात करेंगे। PML नून का मौक़िफ़ है, गालिबन नहीं, और गालिबन ये उनकी मैनिफेस्टो में भी है। और इमरान इस्माइल साहब ने अपनी ज़ाती राय देते हुए ये कहा कि इंतजामी नहीं, इमरान इस्माइल का मसला सिर्फ ये था कि वो गवर्नर के ओहदे पे उन्होंने कहा नहीं। लेकिन भाई साहब जो हमने शॉर्ट दिखाया है उसके अंदर अगर कॉन्टेक्स्ट इज लॉस्ट, अगर कॉन्टेक्स्ट इज नॉट लॉस्ट तो वो वाकई में एक एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर मेथड ऑफ गवर्नेंस पे अपनी राय दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सिंध जो है वो बेहतर वो सफर करता है इस तरह। लेकिन ये जो मरने मिटने की बात सिंध की तकसीम पे होती है और पंजाब की तकसीम पे नहीं होती, इसकी क्या वजह? एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है, सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं। नहीं, बट इसकी वजह तो मैंने आपको बता दी। वजह वही है, लेकिन फिर आप उस सियासत को प्रिंसिपल से तो ना ढापें आप। नहीं, बट प्रिंसिपल को हमेशा जो है वो सियासत को का हमेशा प्रिंसिपल का लिबादा उड़ाया जाता है। आपका मेरा व्यूअर का काम है इतना हिपोक्रिटिकली तो नहीं उड़ाया जाता, इतना मौका परस्ती के साथ तो नहीं उड़ाया जाता कि जहां साफ आया हो। अच्छा, PML नून को इस तरह के बयानबाजी, खोखली बयानबाजी की जगह नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। उन्हें चाहिए कि उन्होंने अपनी सियासत करें, आके रूरल सिंध में भी करें, अर्बन सिंध में भी करें। सियासत अपनी करते नहीं है और दूर बैठ के PTI के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग की बुनियाद पे उन्होंने ये बात की और मेरे ख्याल में गैर जरूरी थी। इसी सिलसिले में सिंध के जो अच्छा, वैसे आप लेकिन इस चीज़ पे आ जाएं कि देखें, जहाँ तक बात है ना सिंध की तकसीम की, मेरे ख्याल से ये बात तो अभी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, उसकी वजह है, देखिए आपको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम
की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सिंध की तकसीम बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जो पंजाब की तकसीम नहीं है। आप अभी सिंध की तकसीम पे इवन रैशनली नहीं जा सकते। तकसीम गैर जरूरी हो जाएगी अगर आप एक फाल बुनियादी लोकल गवर्नमेंट दे दें। मैं यही कह रहा हूं कि ये बुनियादी लोकल गवर्नमेंट देने के लिए पीपल्स पार्टी को इशू इसलिए है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड देने से और फाल बुनियादी लोकल गवर्नमेंट देने से कि फिर दर हकीकत तकरीबन 40% दर हकीकत तकरीबन 40% सिंध की इंतजामी बजट जो है वो उनके हाथों से निकल के दीगर जमातों के पास चला जाएगा और वो जो सेंट्रलाइज तरीके से हुकूमत करते हैं और हुकूमत का शौक रखते हैं वो दूर हो जाएगा, जो कि तमाम लीडरान को प्रॉब्लम होती है। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो एक अननेचुरल रिग लाती है पीपल्स पार्टी, वो इस कोटा सिस्टम के थ्रू लाती है कि जहां एक निज़ाम तरतीब दिया गया है जो कि इंसाफ करने की कोशिश करता है रूरल और अर्बन सिंध के बीच में, शहरी और देही सिंध के बीच में। उसने एक रेशियो क्रिएट कर दिया है कि हर 10 नौकरियों के लिए या हर 10 एप्लीकेशंस के लिए या हर 10 स्कूल के एडमिशन्स के लिए 6 यहाँ से तो 4 वहाँ से। अब वही साहब यहाँ पर ये चीज़ दिलचस्प हो जाती है और ये चीज़ गैर नाइंसाफ़ी जो है वो हाईलाइट होती है कि इसको भी सूबा सिंध फिर रिग करता है। वो इस तरह रिग करता है कि आपके डोमिसाइल्स चेंज हो जाते हैं, रातों रात आप शहरी सिंध के कोटा के अंदर दही सिंध से आ जाते हैं, हालांकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दही सिंध में रही होती है। और इसके ऊपर एमक्यूएम ने बहुत सारे मैं वही कह रहा हूँ कि देखें ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिंध की तकसीम की नहीं, इन चीज़ों को सही करने की बात करें। आप लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करें, ये डोमिसाइल का इशू हल करें कि दही सिंध से यहाँ आके 40% जो कोटा है उसको भी वहाँ से ले लिया जाए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए इन्हीं कोटास के हवाले से, इन्हीं डोमिसाइल की अब्यूज़ के हवाले से जो कि फिर इन कोटास को अब्यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने एक पिटीशन की है सिंध हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई भी हुई इस हफ्ते। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ भी हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 2.5 लाख नौकरियाँ हैं जिनको इस तरह अब्यूज़ किया जाता है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक अलग अब्यूज़ होती है। बताइए सर आपकी क्या पिटीशन है एंड व्हाट डू यू वांट? देखिए जी, मेरी पिटीशन ये है कि पिछले 11 साल में 40 और 60, वैसे तो कोटा सिस्टम अब नहीं है, लेकिन जब तक कि वो रिपील नहीं हो जाता या उसका नया कोई कानून साजी नहीं होती, जब तक वही प्रैक्टिस सिंध में चल रही है। और जो अर्बन सिंध चलाता है वो कराची, हैदराबाद, सक्खर है। तो ये हमने एमक्यूएम ने हिसाब लगाया कि 11 साल में 2.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। और कराची में ऐसे केसेस भी हैं मुइज़ भाई के परमानेंट एड्रेस भी कहीं और का है और जो टेम्पररी एड्रेस है वो भी कहीं और का है, और वो बंदा कराची आता है, डोमिसाइल बनवाता है, आज की तारीख में डोमिसाइल बनवाता है, 2 दिन बाद इसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और वो गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। तो इसका मतलब ये कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के भी कोई 80,000 जॉब्स हैं जो डिप्राइव हुए हैं शहरी सिंध के लोग, जो कि सिंध के ही बेटे हैं। तो मैंने ये पिटीशन की है, उस पर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस किया है और ये कहा है कि क्यों ना कमेटी बनाई जाए जो 2008 से अब तक डोमिसाइल जो बनाए गए उनको वेरीफाई करे, और 21 तारीख को ये फिर दोबारा हियरिंग है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और पर्सनल लेवल पे मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये बात बताई है कि ये बेकायदगी सूबे में हुई है, जिसके ऊपर मैंने ये एक्शन लिया है और इंशाल्लाह देखें इसमें कामयाबी है। ख्वाजा साहब ये तो पिटिशन आपकी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम इसको फॉलो करते रहेंगे। दूसरी तरफ लेकिन हम देखते हैं कि सर आपकी पार्टी की तरफ से जो सियासत है वो डोमिसाइल के इश्यूज सही करने, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के साथ साथ जब सूबे को तकसीम करने की बात करती है तो फिर सुनने वाला भी जो अब ये चीफ मिनिस्टर भी जो है वो ये बाकी 2 बातों पे तो शायद कान धरें। जहाँ सूबा आप तकसीम की बात पे आ जाते हैं तो फिर यू आर नॉट गिवन अ कंपैशनेट ईयर फ्रॉम पीपल जो आपकी पार्टी के नहीं हैं। तो बेहतर नहीं है सर कि सूबे की तकसीम की जगह हुकूक की बात करें, जो आपने बखूबी की है डोमिसाइल की पिटिशन में, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें, आइन का सहारा लें, अदालतों का सहारा लें, पार्लियामान का सहारा लें, जलसा जलूस का सहारा लें, लेकिन सिंध की तकसीम की बात ना करें। हैदर भाई, मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान का जो राय आमा है उसे कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तहत जो है ना मेरे ख्याल डाइवर्ट किया गया। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और चारों सूबों में मजीद सूबे बन सकते हैं, ये आपका आइन कहता है। और नहीं, आइनी मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अब जहाँ सेंटिमेंटल इशू है तो भाई देखिए, सेंटिमेंटल इशू तो पूरा पाकिस्तान है, पंजाब भी उसी तरह सेंटिमेंटल है। जबकि जब आप नॉर्थ पंजाब, जो जनूबी पंजाब आप बना रहे हैं,
वहां तो रेवेन्यू 10% भी नहीं आता। किस बुनियाद पे पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब बना रही है? यानी जो इलाका ऑलरेडी डिप्राइव है, जिसपे फाइनेंशियल या रेवेन्यू कलेक्शन सिफर है, जहाँ पर डेमोग्राफी बिलो द मतलब उनके हालात और बुरे हो जाएंगे अलग होके, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप वहां तो सूबा बना रहे हैं, लेकिन जहाँ पर फिर हमने तो फिर सिंध की बाउंड्रीज क्यों मुकद्दस हैं खालिद साहब? क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पार्टी को मिल रहा है और यहाँ खो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूबे में लिसानी सियासत की है तो उसको वो एक अटैक समझते हैं। वो उनके लिए सिंध के बॉर्डर्स जो हैं वो इम्प्रेग्नेबल क्यों हैं? आप पीपल्स पार्टी की बात ना करें, उनका तो सियासी इशू क्लियर है, बट बात हो रही है सिंध के जो लोग हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं इस बारे में, और अभी वो राय नहीं बनी है अवाम में कि आप इस तरह की बात करें। तो बेहतर नहीं है कि राइट्स की बात करें जो हक बजाने बात है। जी देखिए, मैं तो इससे आगे बढ़ के बात करूं कि देखिए, लिसानी पॉलिटिक्स तो सारी जमातें करें। मेरी तो कौमी जबान की पॉलिटिक्स है, तो मैं अपने आप को लिसानी तो नहीं कहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उर्दू जबान बोलने के ऊपर लिसानी कैसे कहा जा सकता है, जबकि सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान में लिसानी पॉलिटिक्स चल रही है, जिसको अनफॉर्चुनेटली कौमी पॉलिटिक्स कहा जाता है। लेकिन जहाँ सिंध की बात है, मैं सिंध के दानिश्वरों से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपील करता हूँ कि 5 मजबूत ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बना दें, सूबे की आवाजें दब जाएंगी। मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ले आए, सूबे की आवाजें दब जाएंगी। मेरिट के ऊपर नौकरियां दें, फरोख्त करना बंद करें, सूबे की आवाजें दब जाएंगी। इंतजामी, माली, सियासी फैसले अर्बन और देही सिंध के ऊपर बराबरी सतह पे करें। आज इंतजामी मसला ये है कि सिंध के अंदर जितनी पॉलिसीज हैं वो देही सिंध के अफसरान जो है ना वो शहरी सिंध के ऊपर काबिज है। सियासी मसला ये है कि वोट आप अंदरूने सिंध से लेते हैं और शहर कराची के ऊपर आप काबिज होते हैं, यहाँ की असेंबली पे आप आवाज निकालते हैं। फाइनेंशियल मसला ये है कि 94% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, जिसका आप 5% कराची पे खर्च नहीं करते। तो ये सियासी, माली, इंतजामी तौर पे तो वैसे ही तकसीम है, ये तकसीम खत्म करें, सुबह की आवाज खत्म हो जाएगी। हम तो बहुत मजबूत तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को कठेरे में कैसे लाएंगे, कौन लाएगा? कहीं जज्बात के नाम पर, कहीं मरने मारने के नाम पर। लिटरली आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तो सही कठेरे में लाने की कोशिश आपकी अब हो चुकी है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कठेरे में लाना 21 तारीख को यही होने वाला है। ख्वाजा साहब, गुड लक टू यू। और ये पोजीशन जो है MQM की देर से ही सही, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन द लॉ एक ऐसी पोजीशन है जो कि इस सूबे के हवाले से फिर जो बातें होती हैं, जिसके ऊपर फिर इतनी नफरतें सामने आती हैं, वो बातें फिर नहीं होंगी अगर एक फ़ाल लोकल गवर्नमेंट आइन के तरीक़े, आइन जो कहता है उसको पूरा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पूरा करते हुए एक फ़ाल और डायरेक्टली बजटेड लोकल गवर्नमेंट अगर रियलिटी बन जाए इन शहरों में, जो कि अपनी सियासत को दही सिंध की सियासत से अलग समझते हैं, तो शायद फिर ये रियलिटी आने की ज़रूरत ना हो, शायद ये कॉन्वर्जेसन होने की ज़रूरत ना हो कि सिंध को 4 या 2 या 3 या 1 इंतज़ामी बुनियाद पर ही सही हिस्से हो जाने चाहिए। आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ 8:05 पे एक बार फिर मिलेंगे।